वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। गोवा सीपीआर लिमिटेड का तरफ से लेटेस्ट एक रिक्रूटमेंट निकल के आया है आईटीआई वालों के लिए मेनली। तो इसका फॉर्म फिलअप अभी भी चल रहा है। जो भी स्टूडेंट 10th पास किए हैं और आईटीआई पास किए हैं वो सभी स्टूडेंट फॉर्म अभी भी फिलअप कर सकते हैं। तो गोवा सीपीआर लिमिटेड का एग्जैक्ट सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, इसका बारे में डिटेल्स में मैं एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, मेरा चैनल में अवेलेबल है। आप लोग मेरा चैनल विजिट करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें आप लोग को सब कुछ अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आप लोग का आने वाला है। तो इसके बाद सभी स्टूडेंट का तरफ से रिक्वेस्ट आ रहा था इसका पीबीआईसीआर पेपर किस टाइप का आता है, तो पीबीआईसीआर पेपर डिस्कस करने के लिए। तो जो भी सीपीआर लिमिटेड का एग्ज़ाम होता है सेम टू सेम एग्ज़ाम होता है। तो गोवा सीपीआर लिमिटेड का पिछला बार भी वैकेंसी आया था, शायद 2020 या 19 में वैकेंसी आया था। उसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाया, इसीलिए उसका पेपर भी नहीं मिला। लेकिन कोचिन सीपीआर लिमिटेड का जो 2 एग्ज़ाम हुआ है उन दोनों एग्ज़ाम का पेपर मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं ऑलरेडी 2 पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हूँ इससे पहले। जो भी स्टूडेंट 2 पेपर अभी तक देखा नहीं है वो सभी स्टूडेंट मेरे चैनल में जाकर वो 2 पेपर देख लेना। आज तीसरा पेपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो बाकी दूसरा चैनल डिस्कस नहीं करता। जिस टाइप का वीडियो दूसरा चैनल बनाता नहीं, मैं अब अलग टाइप का वीडियो आप लोगों को बनाने का कोशिश करता हूँ। क्योंकि इस टाइप का जो पीबीएसआर पेपर का वीडियो, कोचिंग सीपीआर लिमिटेड का पेपर आप लोग को बाकी जगह में भी देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरा पास अवेलेबल था, पहले से मैं डाउनलोड करके रखा था, इसीलिए मैं आप लोग का साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बिना किसी लेट करके आज का फास्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूँगा। इसमें 30 क्वेश्चन आता है, 10 रहता है नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन रहता है। 10 में से 5 क्वेश्चन जीके और 5 क्वेश्चन मैथ से रहता है, ओके, और 20 क्वेश्चन अपना ट्रेड से रहता है। तो सबसे पहले मैं टेक्निकल का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जो भी स्टूडेंट आज मेरा चैनल में नए हैं वो सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब देख सकते हैं मैथ का क्वेश्चन है, ये लास्ट में मैं डिस्कस कर दूंगा, आप लोग क्लास को पूरा देखते रहना। एक्चुअली ये जो पेपर है मेनली मैकेनिकल वालों के लिए पेपर है, वेल्डर वालों के लिए, फिटर वालों के लिए पेपर है। तो अब लोग जो भी स्टूडेंट वेल्डर और फिटर से बिलोंग करते हो वो सभी स्टूडेंट पेपर को जरूर देखना। क्योंकि जो भी स्टूडेंट फिटर से आता है उस सभी स्टूडेंट का भी वेल्डर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाता है सीपीआर लिमिटेड में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग मेथड मेल्ट्स द बेस मेटल। कौन सा मेथड में, कौन सा प्रोसेस में बेस मेटल भी पिघलता है? तो कौन सा मेथड में होता है? वेल्डिंग में क्या होता है? वेल्डिंग में बेस मेटल को भी पिघलना पड़ता है। और उसका बाद क्या हम लोग इलेक्ट्रोड देते हैं या फिलर रॉड पिघल के हम लोग जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। और वेल्डिंग होता है एक परमानेंट जॉइंट। लेकिन सोल्डरिंग और ब्रेजिंग जो होता है उसमें सिर्फ फिलर रॉड या आप लोग बोल सकते हैं जो सोल्डर होता है, सोल्डर का मदद से हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं, इसीलिए बेस मेटल को पिघलने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ता। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में जो आप बोल सकते हैं फिलर मेटल या आप बोल सकते हैं जो फिलर रॉड होता है और सोल्डर होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेस मेटल से कम होता है। बेस मेटल से कम होता है इसीलिए बेस मेटल पिघलता नहीं है। लेकिन वेल्डिंग का जो होता है, वेल्डिंग के लिए बेस मेटल को भी पिघलना पड़ता है, ओके। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग 2 इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में 2 इलेक्ट्रोड किस मटेरियल से बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर से बनता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड बनता है किस मटेरियल से बनता है? तो कॉपर से बनता है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होता है? पिछला दिन का जो कोचिंग सीपीआर लिमिटेड का पीबीएसआर पेपर मैंने सॉल्व कराया था उसमें मैं बहुत ही अच्छा से डिस्कस कर दिया था। इलेक्ट्रिक करंट का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का वजह से क्या होता है? हीट उत्पन्न होता है। हीट उत्पन्न होने का वजह से जो मेटल रहता है, दोनों प्लेट को जो ज्वाइनिंग करना पड़ता है वो मेटल पिघल जाता है। तो कैसे पिघलता है? इलेक्ट्रिक करंट में जो रेजिस्टेंस होता है मतलब प्रतिरोध सृष्टि होता है उसका वजह से बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है। उसका बाद जो 2 प्लेट रहता है उसको प्रेस भी करते हैं और मेटल भी पिघल जाता है, दोनों प्लेट पिघल जाता है। उसके बाद प्रेस करने के बाद वो अच्छा से ज्वाइंट हो जाता है। ये जो ज्वाइंट होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है, परमानेंट ज्वाइनिंग होता है, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज होता है कॉपर से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो पहले ही मैं डिस्कस कर दिया, रेजिस्टेंस वेल्डिंग या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग के वजह से जो पाइप को हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सीम ज्वाइंट। इसका अंदर जैसे आता है सीम ज्वाइंट,
स्पॉट जॉइंट आता है। ठीक है, तो जब भी पूछेगा सीम जॉइंट, स्पॉट जॉइंट कौन सा वेल्डिंग के अंदर आता है, कौन सा वेल्डिंग मेथड के अंदर आता है, तो अब लोगों को बोलना पड़ेगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ERW का अंदर आता है। ठीक है, तो जो पाइप को हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीम वेल्डिंग बोलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गैप ऑफ डैश इज मेंटेन्ड ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड वेल्ड। साउंड वेल्ड मतलब क्या, एक अच्छा जॉइंट बनाने के लिए कितना गैप मिनिमम देना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 mm मिनिमम गैप देना चाहिए। ठीक है, तो गैप आप लोग को देना ही पड़ेगा क्योंकि ये दो मेटल जो रहेगा इसका बीच में अगर बहुत कम गैप रहेगा तब क्या हो जाएगा, उसके अंदर तो मेटल ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं होगा ना, जगह भी नहीं रहे, ज़्यादा जगह भी नहीं रहेगा, और अगर हम लोग जगह दे देंगे तब भी वो ठीक नहीं है। तो एक मिनिमम जगह या बोल सकते हैं स्पेस देना चाहिए, गैप देना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, 3 mm का स्पेस देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इन आर्क वेल्डिंग द 3 elements टू बी कंट्रोल्ड टू ऑब्टेन सेटिस्फैक्ट्री वेल्डिंग ऑपरेशन। आर्क वेल्डिंग में 3 चीज को कंट्रोल किया जाता है एक संतोषजनक वेल्डिंग ऑपरेशन करने के लिए। एक ठीक ठाक आप बोल सकते हो वेल्डिंग जॉइंट या वेल्डिंग ऑपरेशन करने के लिए 3 चीज को कंट्रोल करना पड़ता है। तो वो 3 चीज का नाम क्या क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, करंट, वोल्टेज एंड स्पीड ऑफ ट्रेवल। करंट ज़्यादा हो जाएगा तो स्पैटर ज़्यादा बनेगा और वोल्टेज भी ठीक ठाक रहना पड़ेगा। ओके, और क्या करना पड़ेगा, स्पीड ऑफ ट्रैवल अगर ज़्यादा, स्पीड ऑफ ट्रैवल अगर ज़्यादा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, उसमें जो पेनिट्रेशन हो जाएगा तब क्या, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन हो जाएगा। मतलब अगर जल्दी जल्दी ट्रैवल करेंगे तो इसमें तो इसके अंदर तो ज़्यादा मेटल नहीं घुस पाएगा ना, तो इसीलिए इन 3 चीज़ को वेल्डिंग करते टाइम अब लोग को मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स ऑकर ड्यू टू फ्लैक्स एम्प्लॉयड एंड इलेक्ट्रोड कोटिंग। फ्लैक्स एम्प्लॉयड और इलेक्ट्रोड कोटिंग के लिए कौन सा वेल्डिंग डिफेक्ट होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन देख के हम इजीली आप लोग को बता सकते हैं, और भी 2 पेपर मैंने देखा हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाता है। जो भी स्टूडेंट का, जो भी ट्रेड का एग्जाम होता है, अगर फिटर वालों का फिटर, वेल्डर वालों का वेल्डर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग बेसिक लेवल को पढ़ के जाना, बेसिक क्वेश्चन को पढ़ के जाना, आप लोग का रिटन एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसमें जो बोला है फ्लैक्स एम्प्लॉयड और इलेक्ट्रोड कोटिंग की वजह से कौन सा वेल्डिंग डिफेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी, इंक्लूजन ऑफ स्लैग। तो स्लैग कैसे होता है, अगर कोई भी सरफेस में वेल्डिंग करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, एज प्रिपरेशन करना पड़ता है, उसको सबसे पहले क्लीनिंग करना पड़ता है। उस सरफेस में अगर डर्ट या ऑयल ग्रीस ऐसा रहेगा तो उसका वजह से क्या होता है, उसका वजह से स्लैग उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ CPR इज टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट ITI फील्ड से बिलोंग करते हैं वो सभी स्टूडेंट के लिए सबसे पहला चैप्टर होता है सेफ्टी। सेफ्टी चैप्टर से क्वेश्चन आता है। CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन। कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन। तो कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन का पर्पस या उद्देश्य क्या होता है, मेंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जब भी किसी का ब्लड सर्कुलेशन या आप बोल सकते हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, अगर सडनली ब्लॉक हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, चेस्ट का ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रेस दे के जो प्रोसेस हम लोग करते हैं उसको बोलता है आर्टिफिशियल प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस का उद्देश्य होता है मेंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेशन करने के लिए हम लोग CPR करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन वे टू मेक ए वी ग्रुप इन स्टेनलेस स्टील इज बाय। कोई भी स्टेनलेस स्टील का बना हुआ एक जॉब में वी ग्रुप को काटने के लिए हम लोग जनरली कौन सा कटिंग प्रोसेस यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा आर्क कटिंग। तो प्लाज्मा आर्क कटिंग का मदद से हम लोग वी ग्रुप स्टेनलेस स्टील का जॉब पर काटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग यूजेस फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सप्लाई। आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा इलेक्ट्रिक सप्लाई हम लोग को करना चाहिए, तो AC DC दोनों में आर्क वेल्डिंग होता है। AC का फुल फॉर्म होता है ऑल्टरनेट करंट और DC का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ AC एंड DC। AC एंड DC दोनों में आर्क वेल्डिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोराइजिंग फ्लेम इज ऑफन कॉल्ड एज। कार्बोराइजिंग फ्लेम को कभी कभी कौन सा फ्लेम कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिड्यूसिंग फ्लेम। तो जनरली 3 टाइप्स का फ्लेम होता है, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड कार्बोराइजिंग फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम में क्या होता है, जो ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन होता है उसका प्रोपोर्शन इक्वल होता है, 1:1 में होता है।
ठीक है। और जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है उसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है, सोच लो 2:1 ऐसे 1 होता है। और जो कार्बोडाइजिंग फ्लेम होता है उसमें क्या होता है, एसिटिलीन का मात्रा ज़्यादा होता है, सोच लो एसिटिलीन 2 होता है और जो ऑक्सीजन होता है 1 होता है। तो कार्बोडाइजिंग या रिड्यूसिंग फ्लेम में कौन सा चीज़ ज़्यादा रहता है, एसिटिलीन ज़्यादा रहता है। और कार्बोडाइजिंग फ्लेम का वजह से क्या होता है, कार्बोडाइजिंग इफेक्ट ऑन स्टील, स्टील का ऊपर कार्बोडाइजिंग इफेक्ट हो जाता है। कार्बन अगर ज़्यादा रहेगा तब क्या होता है, उस सरफेस को हार्ड भी बना देते हैं और ब्रिटल वेल्ड भी बनाते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं तो कार्बोडाइजिंग फ्लेम रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस बनेगा और ब्रिटल वेल्ड भी बनेगा, ठीक है। तो जनरली हम लोग कार्बोडाइजिंग फ्लेम या रिड्यूसिंग फ्लेम कहाँ पे यूज़ करते हैं, स्टील हीटिंग, जिसको बोलते हैं हार्ड फेसिंग। तो हार्ड फेसिंग मतलब कोई भी जगह में अगर हार्ड फेसिंग करना पड़ता है जिसको बोलते हैं स्टील हीटिंग, तो उधर हम लोग कार्बोडाइजिंग फ्लेम यूज़ करते हैं। लीन्ड वेल्डिंग ऑफ स्टील पाइप, स्टील पाइप का लीन्ड वेल्डिंग करने के लिए या फ्लेम क्लीनिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा वेल्डिंग या कौन सा फ्लेम, कार्बोडाइजिंग फ्लेम हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंड WPS, WPS का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोड E7018 व्हाट डज 1 स्टैंड फॉर, एक इलेक्ट्रोड का कोडिंग दिया है, इसका मतलब क्या है ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाता है। सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए E7018 मतलब क्या है, आर्क वेल्डिंग का इंडिकेट कर रहा है। तो ई का मतलब क्या है आप देख सकते हैं, एक पिक्चर में ऐड कर दिया हूँ, इसमें आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोड, एक्चुअली इस ई का मतलब होता है ए टूल यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। आर्क वेल्डिंग प्रोसेस के लिए जो टूल यूज़ होता है, तो आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में कौन सा टूल यूज़ होता है, इलेक्ट्रोड यूज़ होता है। तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोड। इसका बाद आप देख सकते हैं एक्स का आ जाएगा क्या, 70। तो 70 का मतलब क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। तो जब भी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऐसे बोलेगा से जो टेंसाइल स्ट्रेंथ 70 दिया है तो PSI में कितना हो जाएगा, तब आप लोग को 1000 का साथ मल्टीपल कर देना पड़ेगा, टोटल कितना आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है इस पेपर में, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। इसका बाद आप देख सकते हैं अगर सिर्फ 1 को पूछता, 1 को पूछा है मतलब क्या, क्वेश्चन में भी 1 को ही पूछा, 1 का मतलब होता है पोजीशन। तो 1 जब भी रहेगा, पोजीशन मतलब एनी पोजीशन हो जाएगा। एनी पोजीशन मतलब 4 टाइप का पोजीशन होता है, फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, ओवरहेड एंड वर्टिकल, ठीक है। तो 1 जब भी बोलेगा मतलब कोई भी पोजीशन में हो सकता है। तो क्वेश्चन में पूछा है 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, 1 पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। अगर दोनों अब ब्रैकेट में देख सकते हैं, दोनों का अगर एक साथ इंडिकेट करता है, इधर तो 18 दिया रहता, 18 अगर बोलता कि व्हाट डज 18 स्टैंड फॉर, तब क्या हो जाता, 18 मतलब होता है पोलैरिटी एंड फ्लैक्स कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो टोटल चीज़ आप लोग को समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सील्डिंग गैस यूज्ड फॉर एल्यूमिनियम वेल्डिंग, एल्यूमिनियम का वेल्डिंग करने के लिए कौन सा सील्डिंग गैस यूज होता है। तो कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया था, टीग वेल्डिंग इज मेनली यूज्ड फॉर। तो टीग वेल्डिंग जनरली किसके लिए यूज होता है, तो एल्यूमिनियम का वेल्डिंग करने के लिए टीग वेल्डिंग यूज होता है। टीग वेल्डिंग का फुल फॉर्म क्या होता है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो इधर क्या बोला है, जो एल्यूमिनियम का वेल्डिंग करने के लिए कौन सा गैस यूज होता है, तो ऑप्शन में दिया है आप देख सकते हो प्योर आर्गन। तो आप लोग भी जानते हैं जब हम लोग टीग वेल्डिंग करते हैं तो उधर आर्गन का भी ज़रूरत होता है। तो इधर से आप लोग को पता लग जाता है जब एल्यूमिनियम का वेल्डिंग होता है तब हम लोग टीग वेल्डिंग करते हैं, उसके लिए सील्डिंग गैस होता है आर्गन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोड साइज रेफर्स टू, इलेक्ट्रोड का साइज हम लोग कैसे लेते हैं, तो आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया हूँ, इलेक्ट्रोड का अंदर एक वायर रहता है जिसको बोलते हैं कोर वायर। कोर मतलब होता है अंदर, तो अंदर का जो वायर होता है उसका डायमीटर के हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रोड का साइज इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस बाय 7018 इलेक्ट्रोड। सेम क्वेश्चन पूछा गया था पिछला क्वेश्चन में E7018, तो इसमें बोला टेंसाइल स्ट्रेंथ मिनिमम कितना हो जाएगा, तो 70 क्या इंडिकेट करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो PSI में जब भी बोलेगा तब 1000 से मल्टीपल कर देना पड़ेगा, टोटल कितना आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज मोर स्ट्रॉन्गर। ये जो क्वेश्चन है फिटर का पेपर में भी पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ग्लू जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ब्रेस जॉइंट, वेल्ड जॉइंट, 4 जॉइंट में से कौन सा जॉइंट सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, तो वेल्ड जॉइंट होता है परमानेंट जॉइंट, ये जॉइंट सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रे इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेल्डिंग।
वेल्डिंग करते टाइम कौन सा रे का उत्पन्न नहीं होता, प्रोड्यूस नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गामा रे। ठीक है, तो गामा रे छोड़ के बाकी यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल लाइट रे, इंफ्रारेड रे उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन टेक्निकल का, व्हिच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज E6013? ई का मतलब क्या होता है? आर्क वेल्डिंग होता है। और जब भी इधर दिया रहेगा 6013, 60 से जब भी स्टार्ट होता है जनरली ये ड्यूटेल इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ड्यूटेल इलेक्ट्रोड। ओके, तो इसका बाद मैंने डिस्कस करूंगा जो नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, वो भी आप लोग देख लेना, क्योंकि नॉन टेक्निकल भी आप लोग को लेवल पता रहना चाहिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं नॉन टेक्निकल का फर्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन द फर्स्ट एमंग द मेडिकेशन टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाज डिस्कवर्ड इन 1928 बाय स्कॉटिश साइंटिस्ट नेम्ड। पेनिसिलिन सबसे पहले आविष्कार किया गया था, एक मेडिकेशन या दवा है जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन को प्रतिरोध करता है। कब आविष्कार किया गया था? 1928 साल में स्कॉटिश साइंटिस्ट ने आविष्कार किया था। वो साइंटिस्ट का नेम क्या था? वो साइंटिस्ट का नेम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो आप लोग नॉर्मली जानते हैं पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे ज़्यादा साफ सुथरा कंट्री या क्लीनेस्ट कंट्री कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हिच इज़ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पन्न होने वाली राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मेल क्रिकेटर टू स्कोर डबल सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में पहला कौन मेल क्रिकेटर डबल सेंचुरी किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया। फ्री इंडिया में फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोंडनडेरा माडाप्पा करियप्पा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बाकी जो 5 क्वेश्चन है मैथ से पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो जीके का क्वेश्चन था वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, और मैथ का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा है 3/10 ऑफ 90 इक्वल्स टू, तो 3/10 ऑफ 90 इक्वल्स टू क्या होता है? आप देख सकते हैं कटने के बाद 27 आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोला है 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर। बोला है 40% ऑफ ए नंबर, कोई भी एक नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग इक्वल करेंगे, इसको कटने के बाद क्या आ जाएगा आप देख सकते हैं, तो 20 से अगर कटेंगे तो 2/5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद 2 कट जाएगा। इसके बाद अगर आप लोग करेंगे x/y करेंगे तो 5/3 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो x/y हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका बाद आप देख सकते हैं, बोला है द एवरेज एज ऑफ a + b + c इज इक्वल टू 45 kg। a + b + c क्या बोला? a + b + c इज इक्वल टू बोला है 45 kg। तो टोटल एज कितना हो जाएगा? 135 kg हो जाएगा। ओके, इसका बाद क्या बोला है? एवरेज एज ऑफ a + b बोला है 40 kg बोला एवरेज एज, टोटल एज कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इसका बाद बोला b + c का एवरेज एज बोला है, एवरेज एज 43 बोला है, टोटल एज हो जाएगा 86। तो टोटल आप देख सकते हैं इन दोनों में से b कॉमन है। तो इधर लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है बोला वेट ऑफ b, तो b का वेट निकालने के लिए बोला है। तो आप देख सकते हैं इन तीनों का अगर जोड़ देंगे तो तब क्या आ जाएगा? इन तीनों को जोड़ने के बाद आ जाएगा टोटल 166 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग को क्या करना पड़ेगा? इसका बाद आप लोग को 1 जो आप देख सकते इधर आया था 135 ऊपर में आया था, तो 166 से आप लोग को 135 माइनस कर देना पड़ेगा, तो 31 इधर आ जाएगा। तो b कॉमन था तो b का वैल्यू आ जाएगा 31, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा? 31 kg राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका बाद आप देख सकते क्वेश्चन में बोला है कॉन्सिडर द फॉलोइंग सीरीज 26, 21, उसके बाद डैश, उसके बाद 11, उसके बाद 6। ये जो सीरीज है इसमें 5 घट रहा है, आप देख सकते हैं 26 से 5 घटे तो 21, उसके बाद 16, उसके बाद 11, उसके बाद 6। ओके, इसका बाद आप देख सकते हैं बोला एक्सप्रेस 71/1000 एज डेसिमल। 71/1000 का अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा?
0.071 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था टोटल मैथ का क्वेश्चन और जीके का क्वेश्चन। अब देखिए क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाता है। अगर पेपर आप लोग को अच्छा लगे और आने वाला दिन में भी और भी एग्जाम का और भी जॉब मतलब कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम का पेपर आप लोग को देखने को चाहिए, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना और ऐसे चैनल को सपोर्ट करते रहना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, टाटा।